नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। नॉर्मली मैं बैठकर नहीं पढ़ाता हूं, नॉर्मली का शायद ही कभी नहीं पढ़ाता, पर आज चैप्टर आईटीसी का है। आज मैं बैठकर आपको रिवाइज करा रहा हूं। आप भी मेरे पास आलती पालती मारकर बैठ जाएं। बैठकर पढ़ाने का मतलब यह है कि आज हम थोड़ा रिलैक्स्ड मूड में बात करने वाले हैं, आराम से चीजों को समझने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। आप ऐसे मत मानना कि हम एक टीचर हैं और आप स्टूडेंट हैं, ऐसे नहीं नहीं नहीं। हम सब दोस्त हैं यहां पर, और एक बड़ा दोस्त बाकी दोस्तों को पढ़ा रहा है। ठीक है जी सर। तो चैप्टर का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। और इस पूरे चैप्टर के अंदर हम यही बात करेंगे कि एज ए रेसिपिएंट आप कब आईटीसी बुक कर सकते हैं, और उसे बुक करने के लिए आपको किन किन कंडीशंस को क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो यहां आपका ये रेसिपिएंट आदमी है। इसी पॉइंट पर देखना कि भाई क्या क्या और कैसे कैसे है, पूरी पिक्चर कैसे चलती है। यहां से एक सप्लाई कर दी जाती है, और इधर ये GSTR 1 के अंदर अपनी तमाम प्रकार की सप्लाईज को दिखा देता है। उसके बाद ये 2B के माध्यम से यहां तक चीज़ें पहुंचती हैं, और फिर ये बंदा अपना यहां पर 3B फाइल करता है। 2B में चीज़ें तभी आ सकती हैं जब यहां GSTR 1 में दिखाई गई हो, और जब तक 2B में नहीं दिखेगी कोई ट्रांजैक्शन, तब तक आप पोर्टल पर उसका क्रेडिट ले नहीं सकते। असल में तो आपका क्रेडिट यहां दिखना चाहिए। किताबों का क्या है, यहां पर दिखना चाहिए। तो अगर यहां नहीं दिखा तो दिक्कत वाला काम हो जाता है। ठीक, मतलब सारे काम हो चुके हैं, लेकिन अगर उसने GSTR 1 के अंदर शो ही नहीं किया है तो यहां नहीं दिखेगा, और यहां नहीं दिखेगा तो आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। एक है आईटीसी अपनी किताबों के अंदर रिकॉर्ड कर लेना, और एक है आपका पोर्टल पे दिखना। तो पोर्टल पे दिखना ज़्यादा रेलिवेंट है, और असल में वही आपका इस्तेमाल भी किया जाना होता है गवर्नमेंट की नज़रों में। ठीक है, तो भाई पहली कंडीशन यहां जो निकल के आती है वो ये कि यार रेसिपिएंट बाबू, क्रेडिट आपने लेने के लिए ना आपके हाथ में एक टैक्स पेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिससे ये साबित हो सके कि हां आपकी पॉकेट से जीएसटी का पैसा निकला है। अभी कौन सा डॉक्यूमेंट हो सकता है? सप्लायर के द्वारा इशू किया गया इनवॉइस यहां पर आ सकता है। सप्लायर के द्वारा इशू किया गया डेबिट नोट यहां पर आ सकता है। अगर इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो कस्टम डिपार्टमेंट पे डॉक्यूमेंट बना होगा बिल ऑफ एंट्री, उसमें लिखा होता है कि जीएसटी आपसे कितना चार्ज किया गया है, वो आप अपनी किताबों में क्रेडिट के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? और यहां पर एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्सेप्ट आता है, मोटा मोटी हेड ऑफिस। हेड ऑफिस अपने ब्रांच ऑफिस को जो इनवॉइस दे रहा है उसके दम पर भी आप अपनी किताबों में क्रेडिट ले सकते हैं। अगर बिल ऑफ सप्लाई इशू किया गया है आपको, तो बिल ऑफ सप्लाई के अंदर जीएसटी चार्ज नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उससे ये साबित नहीं हुआ कि आपकी जेब पर कोई लोड भी पड़ा जीएसटी का। तो बिल ऑफ सप्लाई के दम पर आप अपनी किताबों में क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। आपने एडवांस पेमेंट कर दिया, सप्लायर ने आपको इनवॉइस नहीं दिया बल्कि एक रिसीट वाउचर पकड़ा दिया कि हाँ मैंने इतना पैसा ले लिया है, क्या उसके दम पर आपको क्रेडिट मिल जाएगा? जी नहीं। इनवॉइस, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री एटसेट्रा ये चाहिए। सर मान लीजिए अगर 9594 की सिचुएशन है, सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड है और आप रजिस्टर्ड हैं, है ना, तो वैसे वाले केस के अंदर एक सेल्फ इनवॉइसिंग नाम की चीज होती है। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन फील्ड का मैटर है, 94 में कवर हो जाता है, तो यहां पर इनवॉइस रेसिपिएंट को खुद ही काटना पड़ेगा। तो सेल्फ इनवॉइस के दम पर क्या लिया जा सकता है आपका क्रेडिट? द आंसर इज यस। तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए यार जिससे ये प्रूफ हो सके कि हाँ आपकी जेब पर जीएसटी का लोड पड़ा है, तो ही हम आगे बात कर सकते हैं, अदरवाइज बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रही आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आती है कि भाई आपको जो सामान है वो रिसीव हो जाना चाहिए। रिसीव हुआ है तो ही तो बात करेंगे, तभी तो ये ख्वाब देखे जा सकते हैं आगे कि हाँ आप इसे बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करोगे या वट। रिसीव ही नहीं हुआ तो हाउ कैन यू से लाइक दैट कि हम इसे बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे? आप कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपको सामान किश्तों में मिलता है, लॉट्स में मिलता है,
ऐसे करके लॉट्स में मिलता है। तो जब आपका लास्ट लॉट आएगा ना, उस महीने में आपको आईटीसी मिलेगा। क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा, आपको बोल रहा होगा इस पर्टिकुलर मंथ के लिए बताओ कितना आईटीसी, बोलेगा कि लॉट यहां पर आने शुरू हुए थे, कुछ यहां पर भी इस महीने में आए थे, कुछ बाद में भी आ रहे हैं। तो भैया जब आखिरी लॉट जिस महीने में आएगा ना, उस महीने में पूरा क्रेडिट बुक होगा, ना कि इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर। ठीक, वही वाली बात आपकी यहां पर लिखी हुई है, लॉट वाली बात यहां पर आ जाती है। दूसरी बात ये जो रिसीव होने की बात है, रिसीव किसको हो, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट आदमी है, ये कोई थर्ड पार्टी जॉब वर्कर या कोई और व्यक्ति है। तो बिल टू इन को कर दिया जाता है, शिप टू इन को कर दिया जाता है। तो जब जिसको शिप टू किया गया है, जिस दिन इसे ये रिसीव हो जाएगा, उस दिन इसको डीम्ड टू बी रिसीव्ड कंसीडर किया जाएगा। मोरओवर जब प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर 10(1)(b आता है, बिल टू शिप टू मॉडल। तो उसमें भी प्लेस ऑफ सप्लाई इस ट्रांजैक्शन का रेसिपिएंट के पॉइंट पर मानते हैं, भले ही शिपिंग डायरेक्ट क्यों ना कर दी गई हो, लेकिन फिर भी ऐसे मानते जैसे कि टप्पा खा के ही गुड्स आगे गया है। ठीक, अच्छा जी, तो ये होगी आपकी कंडीशन नंबर 2 करके। कंडीशन नंबर 3 ये आती है कि जो रेसिपिएंट आदमी जो क्रेडिट बुक करने वाले हैं, भैया जी आपका हिसाब किताब ठीक चल रहा हो सरकार के साथ में, आपने अपने हिस्से के जो टैक्सेस बनते हैं 3B वगैरह जो बनता है वो सब टाइम पर आप दे रहे हो, एक अच्छे व्यक्ति हो, अच्छा चरित्र है आपका, ऐसा हम लेकर चल रहे हैं। चौथी शर्त आती है यहां पर आकर कि भाई ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, कि भाई इन्होंने अपना टैक्स जमा कर दिया हो। टैक्स जमा कर दिया हो मतलब कैसे, भला बात को समझने की कोशिश करेंगे। यहां से यहां को एक सप्लाई कर दी जाती है भैया जी, ये अपना जीएसटी का यहां पोर्टल है, इस बंदे ने उस सप्लाई का GSTR 1 भी यहां पर फाइल कर दिया है, जो 2B के रूप में यहां पर दिख जाता है। जैसे 2B में दिखा, इस बंदे ने आईटीसी क्लेम कर लिया। इस बंदे को R1 के बाद 3B भी फाइल करना था, लेकिन 3B फाइल नहीं किया, या फाइल तो किया बट वो वाली ट्रांजैक्शन 3B के अंदर नहीं डाली गई जो यह ट्रांजैक्शन यहां पर करी गई थी। तो मतलब कहने का यह है कि जो उस ट्रांजैक्शन के अंदर जो टैक्स इन्वॉल्व था, वो टैक्स का पैसा सरकार को नहीं मिला। जो सरकार को टैक्स का पैसा नहीं मिला, लेकिन सरकार तो ऑलरेडी आईटीसी यहां पर दे चुकी है, तो क्या करेंगे, मान लो ये 18,000 रुपए का अमाउंट यहां पर इन्वॉल्व था, तो सरकार क्या करे, या तो इसके पीछे लगे सरकार कि भाई तू टैक्स भर टैक्स भर टैक्स भर, या फिर सिंपली इसका आईटीसी डिनाई कर दिया जाए। तो सरकार को सेकंड जो पोजीशन है वो ठीक लगती है ज़्यादा, कि भाई तेरे इस ट्रांजैक्शन का टैक्स हमें नहीं मिला है, हमने तुझे आईटीसी शुरू में दे दिया है, तो भाई ये नहीं चलेगा, आपको वापस करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं दिया तो ऐसा तो नहीं कि अगर एक पर्टिकुलर पीरियड में नहीं दिया तो तुरंत इसका आईटीसी डिनाई कर दीजिए, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका वेट करते हैं कब तक के लिए, अगले फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें 30 सितंबर तक का वेट करेंगे। अगर 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक टैक्स भर दिया जाता है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, फिर तो आपका आईटीसी रिमेन अलाउड। लेकिन अगर वहां तक टैक्स ना भरा गया तो फिर आपको ना 2 महीने का समय दिया जा रहा है, सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर, 30 नवंबर तक आप इसे रिवर्स कर दीजिए, 18,000 को खत्म कीजिए। क्या यहां रेसिपिएंट से ब्याज भी लिया जाएगा? नहीं, यहां तक रेसिपिएंट को बेचारे का कोई फॉल्ट नहीं है, इसलिए कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद 2 महीने का समय दिया कि भाई 2 महीने में तो इसे रिवर्स कर दे। हाँ, 2 महीने में अगर नहीं पलटता है तो अब रेसिपिएंट का फॉल्ट है, अब उसके ऊपर ब्याज यहां पर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक, लेकिन 2 महीने के अंदर कर देता 30 नवंबर तक तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। चलो जी, सरकार को नहीं मिला, सरकार ने इनका आईटीसी डिनाई करा दिया, पोजीशन वापस न्यूट्रल पे आ जाती है, ना सरकार को मिला है ना सरकार ने प्रैक्टिकली दिया है, क्योंकि जो दिया था वो वापस ले लिया। अब अगर ये सरकार को दे देता है तो क्या वापस इसको आईटीसी रीअवेल कर पाएगा? द आंसर इज यस। अगर ये दे देता है तो ये यहां पर रीअवेल पक्का कर पाएगा, जितना पेमेंट सरकार को हो जाता है उतना तक आईटीसी यहां पर रीअवेल ये कर पाएगा। ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। सारे स्टेप्स बड़ी खूबसूरती से यहां पे लिखे हुए हैं। सप्लायर नीड टू फाइल वैलिड थियर 3B ऑन टाइम, इफेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर्स। इनवर्ट सप्लाई ली थी GSTR 1 या 1A फाइल कर दिया जाता है। आईटीसी अमाउंट रिफ्लेक्ट हुआ 2B के अंदर, रेसिपिएंट ने आईटीसी क्लेम कर लिया है। सप्लायर ने 30 सितंबर तक पेमेंट नहीं किया है अगले साल में, तो फिर यहां 30 नवंबर तक रेसिपिएंट को रिवर्सल करना होता है, पे अमाउंट करना होता है, और यहां तक पे नहीं किया तो फिर विद इंटरेस्ट इसको पे करना होगा। अगर इसके बाद अब सप्लायर जीएसटी का पेमेंट कर देता तो यहां पर ये रीबुक इसको कर लेगा, और रीबुक के ऊपर जो टाइम लिमिट होती है आईटीसी बुक करने की, वो टाइम लिमिट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। मैं आपको बात यहां पर बता देता हूं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं, इसलिए आप इस बात को ठीक से दिमाग में रख के चलेंगे।
ठीक, यस सर। आगे आती भाई, अभी तक तो हम इसके ऊपर चढ़े बैठे थे, सप्लायर को भाई पेमेंट करके चलना, सप्लायर को पेमेंट करके चलना है, सप्लायर को गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करना है, ये चल रहा था। अब क्या है, अब सिचुएशन यहां घूम रही है, इन दोनों के बीच में बॉल यहां घूम रही है कि इन्होंने आपको ये बिल दिया था, बिल के बेसिस पर आपने अपनी किताबों में आईटीसी बुक करके बैठ गए थे, पर भाई ध्यान रखना, आपको ना 180 डेज के भीतर भीतर ये बिल अमाउंट पे करना है, क्योंकि हमने इसकी टांग तो खींच रखी, भाई पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये डिनाई हो जाएगा ऐसे वैसे। तो जो बिल इशू किया गया था इसमें ये जीएसटी भी तो शामिल था ना भाई। भाई आप एक काम करो, 180 डेज के अंदर आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 180 दिन में पेमेंट कर दिया बिल डेट से, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपका आईटीसी पे कोई आंच नहीं। लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो भाई फिर आपका जो आईटीसी है उसे हम डिसअलाउ कर देंगे। मतलब मोटी बात यह, अगर मान लो बैड डेट्स का मामला पड़ जाता है कि बिल तो रेज हो गया है, सप्लायर से गवर्नमेंट ने जीएसटी ले लिया है, रेसिपिएंट आईटीसी बुक करके बैठ गया था, लेकिन बाद में पेमेंट नहीं किया, पार्ट पेमेंट नहीं किया या फुल पेमेंट नहीं किया, तो जितना तक पेमेंट नहीं हुआ 180 डेज के भीतर भीतर, उतना तक आईटीसी आपका रिवर्स यहां पे करा दिया जाता है। मान लो बिल्कुल पेमेंट नहीं किया है तो पूरा का पूरा 18 का जो आईटीसी था वो रिवर्स यहां पे कर दिया जाएगा। तो पोजीशन क्या बनी, पोजीशन ये बनी कि सरकार को तो यहां पर मिल गया होगा पैसा, भाई सरकार तो छोड़ेगी नहीं, सरकार को तो यहां पर मिल गया होगा। लेकिन अगर आपने बिल पेमेंट नहीं किया है, भले ही आपके 2B के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो गया होगा, ये हर काम हो गया होगा, लेकिन अगर आपने इस बिल पेमेंट को नहीं किया तो भाई फिर खैर नहीं आपके, हम आपका रिवर्सल करा देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 180 दिन में नहीं हुआ, 181वें दिन पूरा रिवर्सल हो जाता है, और सपोज करो फिर लेटर ऑन 200वें दिन या 300वें दिन जाकर ये पेमेंट कर देता है, तो जब जब जितना जितना पेमेंट करेगा तब तब उतना उतना आईटीसी यहां पर री अवेल कर पाएगा। यानी कि अब शुरुआती दौर में तो जो आईटीसी होता वो इनवॉइस्ड बेस्ड था, लेकिन 180 दिन में पेमेंट ना करके बाद में पेमेंट किया है तो फिर आपका जो आईटीसी है वो आपका पेमेंट बेस्ड हो जाएगा। जब जब जितना उतना पेमेंट करोगे तब तब उतना उतना प्रोपोर्शनेट आप आईटीसी अपनी किताबों में क्लेम कर पाओगे। बिल्कुल भी पेमेंट नहीं किया तो आईटीसी रिवर्स ऑलरेडी हो चुका है 181वें दिन, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर एक बात चली कि यार इस वाले मामले के अंदर आकर ना ये रिवर्सल के लिए कोई नोटिस आएगा, चिट्ठी आएगी कि आप रिवर्स करो, नहीं, ये आपको खुद ही देखना होगा, अपने आप से ही ये अपनी कॉल यहां पर लेनी होगी कि भाई रिवर्सल आपको करना है। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपके लिए दिक्कत वाला काम हो सकता है। कभी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑडिट हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तब कहीं जाके बात खुले से खुले, और नॉर्मल कोर्स में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डिपार्टमेंट यहां पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, आपको खुद ही यहां पर काम करने होते हैं। इनवार्ड सप्लाई टेकन बाय द रेसिपिएंट है, इनवार्ड्स यहां ले ली है, और उसके बाद में फिर क्या है, आईटीसी बुक्ड बाय द रेसिपिएंट ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, on the basis of invoice, bill amount not paid by the recipient within 180 days from the bill date। अच्छा जी, bill amount not paid, नहीं पे किया, the recipient is required to reverse, अब आपको यहाँ पर रिवर्सल करना पड़ जाएगा, full या proportionate as the case may be। later on अगर वो पे कर देता है तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल यहाँ पर हो जाते हैं। दूसरा, जब रीबुक करते हैं तो रीबुक पर आपकी जो टाइम लिमिट है, मैक्सिमम टाइम लिमिट टू बुक द आईटीसी, वो वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। दूसरी बात ये कि अगर मान लो आरसीएम का मसला पड़ रहा था तब भी वहां पर तो ये बिल जो इश्यू किया गया होगा इसमें आपसे जीएसटी चार्ज नहीं किया गया होगा, तो क्वाइट लॉजिकल है कि वहां पर भी आपकी ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी अगर रिवर्स चार्ज का मैटर है तो। तीसरी एक और बात पाएगी, मान लीजिए 100 रुपए का आपको पेमेंट करना है, 60 रुपए आपने इनको दे दिए, 40 इनके बिहाफ पर थर्ड पार्टी को दे दिए, तो ऑब्वियसली बात है जो थर्ड पार्टी को दिया वो भी इसी को दिया हुआ माना जाएगा, तो वहां पर वो फुल पेमेंट की तरह ट्रीट करके चलते हैं। आरसीएम पर एप्लीकेबल नहीं होती है, और थर्ड पार्टी को पे किया हुआ ऑब्लिगेशन भी सप्लायर को पे किया हुआ ही माना जाता है। और साथ में एक और बात बता दूं, जो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई होती है, 4 प्रकार की सप्लाई है फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, तो वहां कभी पेमेंट होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए डीम्ड डिस्ट्रिक्ट के बीच में ट्रांजैक्शन कर दी हमने, तो वहां पेमेंट कभी होता ही नहीं है रिचुअली। तो वैसे वाले केस में उन फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई जो 4 तरह की सप्लाईज हैं उनके ऊपर ये 180 दिन की कंडीशन लागू नहीं करी जाएगी, जो 4 टाइप ऑफ सप्लाई हैं। 4 सप्लाई कौन कौन सी? 4 सप्लाई, आरबीआई की एजेंसी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और डीम्ड डिस्ट्रिक्ट के बीच में ट्रांजैक्शन। बी मतलब बिजनेस एसेट का परमानेंट ट्रांसफर अगर आपने आईटीसी ले रखा है तो। एंड आई का मतलब हो गया जी भाई अपना इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, वही अपने किसी सगे संबंधी से वगैरह से वैसे करके, और प्रिंसिपल एजेंट वाला, तो वहां पर भले ही कंसीडरेशन ना हो बट उसके बावजूद भी कोई किसी प्रकार के रिवर्सल की बात नहीं करी जाएगी। आगे जो आप इनवार्ड सप्लाई लेकर आ रहे हो भैया जी रेसिपिएंट, तो आप उसे बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करोगे, तो क्वाइट अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रेसिपिएंट आउटपुट लायबिलिटी शुड बी नॉन एग्जेम्प्टेड। अच्छा, तो मतलब आप बिजनेस पर्पस के इस्तेमाल करके चलोगे और आपका जो आउटपुट है वो नॉन एग्जेम्प्टेड होना चाहिए।
नॉन एग्जेम्प्ट का मतलब है या तो वो अपना टैक्सेबल होना चाहिए या फिर वो जीरो रेटेड होना चाहिए, इनमें से कोई सा भी है तो फिर वो नॉन एग्जेम्प्टेड ट्रीट किया जाता है। ठीक है जी। लास्ट डेट का आपको ध्यान रख के चलना होता है। क्या है लास्ट डेट? अगले साल का जो 30 नवंबर होता है वो यहां पर आता है मालिक। ठीक है। और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर दैट विल बी द लास्ट डेट टू बुक द आईटीसी। पर री अवेल या रीबुक वाले मामलों के अंदर ये डेट आपकी काम नहीं करती है। ठीक, यस सर। आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है, नोट बोलते हैं जी। वेयर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड एंड सब्सिक्वेंटली रिवोक्ड। अच्छा, यहां पर कुछ ना एक सेक्शन 16(6) करके यहां पर डाला हुआ बेसिकली कि जब रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो जाता है और सब्सिक्वेंटली उसे रिवोक कर दिया जाता है, यहां पर ये हुआ था कैंसिल और उसके बाद में फिर इसे यहां पर किया जाता है रिवोक्ड। ठीक है। एंड वेयर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी वाज नॉट टाइम बार्ड ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। आपका आईटीसी जो था यहां पर वो टाइम बार्ड नहीं था, मतलब ओके पोजीशन थी आईटीसी लेने के लिए। यहां पर पोजीशन ओके थी आईटीसी लेने के लिए। द सेड पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी इन द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फाइल्ड अप टू द डेट ऑफ क्लेमिंग इतना इतना। अब यहां पर क्या, ये रजिस्ट्रेशन अब कैंसिल हो गया, रिवोक हुआ। रिवोक होने के बाद फिर आपको अपनी वो क्वालिफाइंग करनी होती सारी चीजें। फाइल्ड अप टू द लास्ट डेट ऑफ क्लेमिंग आईटीसी और फॉर द पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन। ठीक है जी। विच एवर इज लेटर। क्या बोल रहे हैं कि यहां से नॉर्मली जो आपकी लास्ट डेट बन रही होगी वो है ना, और आपके 30 डेज का ये समय, कहां से 30 डेज देखिए, द सेड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी इन द रिटर्न फाइल्ड अप टू लास्ट डेट ऑफ क्लेमिंग आईटीसी, या तो यहां तक कर दी हो, और फॉर द पीरियड वेयर सच रिटर्न इज फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन। रिवोकेशन के 30 डेज के भीतर भीतर यहां पर लोगे तो भी आप आईटीसी अपना ले पाओगे। मतलब कहने का पता तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि ये जो बीच में कैंसिलेशन की वजह से आपका टाइम लग गया और आपके कुछ आईटीसीज हो सकते हैं कि आप जस्ट बिकॉज ऑफ कैंसिलेशन ना ले पाए हों और टाइम लिमिट निकल चुकी होगी, तो एक तरीके से वो जो कैंसिलेशन वाला पीरियड था आपका, उसे ये खत्म करने की बात कर रहे हैं। मतलब उसे काउंट नहीं करेंगे हम आपकी ये कैलकुलेशन के अंदर। मोटा मोटी कुछ इस तरह का यहां पर सीन दिया जा रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ कैंसिलेशन की वजह से आपका टाइम निकल गया, टाइम ज्यादा हो गया, उस वजह से हम आपका आईटीसी डिनाई नहीं कर रहे हैं। तो जो भी आपकी नॉर्मली डेट आती है वो, और रिवोकेशन से 30 डेज विच एवर इज लेटर, वहां तक आप अपना आईटीसी ले सकते हो, वैसे करके बोला गया है। ठीक है जी। आगे है रेसिपिएंट कैन टेक आईटीसी। ये मैंने ना आपको अमेंडमेंट, पीछे क्लास हुई थी हमारी, उसमें भी ये चीज़ हमने देखी थी और वहाँ पर भी हमने किया था ये। जी साहब। एंड रेसिपिएंट कैन टेक आईटीसी और डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। हम अच्छे जानते हैं कि मान लीजिए आज मैं एक मशीन अगर लेकर आता हूँ, उसकी कीमत 1 लाख रुपए की है, 18,000 का उस पर जीएसटी बनता है, तो 1,18,000 ये बन जाता है मालिक। ठीक है। तो अब अगर मैं आईटीसी यहां पर क्लेम कर लेता हूं 18,000 रुपए का, तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मेरी जो कॉस्ट पड़ेगी वो 1 लाख यहां पर पड़ेगी, उस पर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाऊंगा। दूसरा, अगर मैं यहां पर आईटीसी नहीं लेता हूं बिल्कुल भी, तो डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए इनकम टैक्स में मेरी कॉस्ट पड़ेगी 18,000। तो 18,000 को देखिए, या तो आप 18,000 का आईटीसी यहां ले पा रहे हैं, या फिर 18,000 को आप इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डेप्रिसिएशन अमाउंट में कंसिडर कर पा रहे हैं। क्योंकि जब ओवर द पीरियड 1/18 का 18,000 भी डेप्रिसिएशन के रूप में शामिल हो जाएगा, तो ओवर द पीरियड इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो प्रॉफिट है वो 18,000 से कम हो जाएगा, जिस पर आपकी टैक्स सेविंग होगी। ज्यादा फायदा कहां पर है? यहां मान लीजिए टैक्स रेट अगर 30% भी है, तो 18,000 इंटू 30, 5,400 का नेट बेनिफिट हो पाएगा, वो भी ओवर द पीरियड, अगर आप इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो।
और यहाँ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 18,000 का बेनिफिट हो रहा है। कैसे? आपने आज आईटीसी बुक कर लिया, अगले महीने आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो 18,000 तक आपको पैसा कम देना पड़ेगा अगले महीने के जीएसटी में, तो आपको इंस्टेंट बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है। तो आपकी पहली चॉइस होगी कि आप ट्राई करें कि आईटीसी ले पाएं, क्योंकि जितना तक आप आईटीसी बुक कर लेंगे फिर अपना वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट वैसे भी नहीं बनता है ना। एंड जनरल एंट्री होगी उसमें भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, और इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डिडक्शन के अमाउंट के लिए भी वो शामिल नहीं किया जाएगा। तो आसान सी बात थी, या तो डिडक्शन क्लेम कर लो या आईटीसी ले लो, एक ही काम कर सकते, दोनों हाथों में लड्डू आप नहीं ले सकते हो। ठीक है साहिब। और जैसे क्या होता है कि मैं आपको बताऊं, एक नया सर्कुलर भी आपका आया है कि जो टेस्ट ड्राइव वाला व्हीकल आता है, क्या टेस्ट ड्राइव वाली जो कार होती है, तो एक शोरूम है, शोरूम पर बहुत सारी जो कार आई हैं एज एन स्टॉक यहाँ पर रखी हुई होती हैं, तो एज एन स्टॉक ये यूज़ कर रहा है तो इनका आईटीसी इस कार शोरूम वाले को मिल जाता है। लेकिन जो आपकी टेस्ट ड्राइव के लिए कार आती है ये नॉर्मली स्टॉक के रूप में नहीं होती है, इसको कैपिटलाइज किया जाता है, और कैपिटलाइज करने पर देखते हैं कि भाई इसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फाइनली पिक्चर ही निकल के आई थी, सर्कुलर ने बताया कि नहीं भैया, ये भी कहीं ना कहीं इन कारों के सेल के लिए ही प्रमोट करने के लिए, फर्दर सप्लाई के लिए इस्तेमाल की जा रही है, तो इसका आईटीसी यहाँ पर मिल जाएगा, बशर्ते कि आपने इस जीएसटी वाले कंपोनेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम ना किया हो। अगर आपने चूंकि कैपिटलाइज किया हुआ था तो कैपिटल एसेट्स को आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं उसके ऊपर, तो अगर आपने इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो फिर आपको चाहकर भी आईटीसी नहीं मिल पाएगा। तो ये वाली बात वहां पर बोलनी जरूरी हो जाती है। ठीक सर जी। आगे है कि कैपिटल गुड्स अगर है आपका तो आपने उसे होल लाइफ यूज करना होगा, और हमारे जीएसटी के अंदर होल लाइफ का मतलब समझाया गया है भाई आपका लाइक 5 साल यहां पर कंसिडर करी गई है। अगर आप उसे 5 साल से पहले कुछ रफा दफा कर देते हैं, जो भी करते हैं, मतलब पूरा से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको प्रपोर्शनेट जो बनता है टैक्स वो यहाँ पर आपको पे करना पड़ जाएगा। वो सेक्शन 18 में हैंडल किया जाता है, देख लेंगे उससे हम। ठीक है। आगे है नो आईटीसी और टैक्स अराइज ऑन रीअसेसमेंट। अगर रीअसेसमेंट का मैटर आता है तो फिर वहां पर वही फ्रॉडलेंट इंटेंट आपके अगर हैं तो फिर वहां पर जी ये नहीं दिया जाएगा। ये शब्द नए जोड़े गए हैं अंडर सेक्शन 74 यहां पर करके। सेक्शन 74 सीए फाइनल के डिमांड रिकवरी चैप्टर के अंदर आता है, जहां पर फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एटसेट्रा उन्हीं की बात की जाती है, मतलब वो फ्रॉड को ही एलैबोरेट कर रहा है। जैसे वेणुगोपाल मुत्तुस्वामी अय्यर है, रामकृष्ण वेणुगोपाल मुत्तुस्वामी, मतलब उसी छोटे नाम को एलैबोरेट करता है। हम शॉर्ट फ्रॉड बोल दें या फिर वहां पूरा पैराग्राफ बोल रखा है कि फ्रॉड किस किस को बोलते हैं, ठीक है, वैसे करके, तो इसलिए रेफरेंस जोड़ दिया गया है यहां पर सेक्शन नंबर 74 का। और जो आप सप्लाई ले रहे हैं वो आपकी सेक्शन 75 के मुताबिक ब्लॉक्ड नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लॉक्ड है तो फिर आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। तो ये है आपकी यहां पर कंडीशंस मालिक। अब आता है आपका सेक्शन नंबर 18। ठीक, ये रेसिपिएंट को कुछ स्पेशल मामलों के अंदर क्रेडिट बुक करवाने जैसी बात करता है। देखिए जो सेक्शन 18 है ना, इसके ना कई सारे पार्ट हैं यार। एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है, ऐसे करके है। और जो 18(1) है ना, इस 1 के भी कई सारे सब पार्ट हैं। कैसे कैसे करके भला एक ए है, एक बी, एक सी और एक डी है, ऐसे करके ABCD इसके 4 हिस्से यहाँ पर दिए गए हैं, A, B, C और D। क्या लिखा है इनके अंदर आकर? जो A है उसमें कहता है कि भाई नया रजिस्ट्रेशन, अगर आपका नया रजिस्ट्रेशन है तो, ये भी बोलता है अगर आपका नया रजिस्ट्रेशन है तो, यहाँ पर वो व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यहाँ पर भी उसकी बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक, पहले तो ये बात समझिए, यहाँ नया रजिस्ट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड है लॉफुली, अंडर सेक्शन 22 में हुआ हो या फिर अंडर सेक्शन 24 में हुआ हो, वॉलंटरी नहीं है, लॉफुली रिक्वायर्ड था। तो ऐसे वाले केस में क्या करते हैं कि मान लीजिए आपका अगर यहां पर ये रजिस्ट्रेशन हो गया है, नया रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो इन बिटवीन जो भी आप काम धंधा कर रहे थे, जो भी आपने स्टॉक वगैरह खरीदा होगा, उस पर आपने कोई आईटीसी वाईटीसी तो नहीं ले पाए होंगे। ठीक है, अब और लेकिन इस वाले फेज के अंदर जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो आईटीसी ले भी पाएंगे। यहां आपका आउटपुट जीएसटी भी नहीं था, लेकिन यहां आपका आउटपुट जीएसटी भी जाएगा। अब आज के दिन के बाद से, यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद से सारे काम नॉर्मल तरीके से करे जाएंगे। सवाल ये उठा कि यहां पर जो आपका स्टॉक बच गया था, जो मान लीजिए अगर ये तारीख है अपनी यहां से RC 10/1/2024 है, तो 9 तारीख की शाम को, 9 जनवरी की शाम को
या 10 तारीख की सुबह को जो स्टॉक था वो यहां पर शिफ्ट किया गया, नए फेज में आया, तो वो जो स्टॉक के संबंध में जो बचा कुचा है अब वो यहां पर बेचा जाएगा तो उस पर जीएसटी पक्का पक्का जाएगा। जब उस पर जीएसटी जाएगा तो करस्पॉन्डिंग उस पर आईटीसी भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर जीएसटी ले रहे हो भैया उसके ऊपर बेचने पर तो ऑब्वियस सी बात है हमें बचे कुचे का आईटीसी भी अवेलेबल हो जाएगा। तो चूंकि इनपुट है, गुड्स है, तो प्रोपोर्शनेट करके जो भी इसका बनता होगा वो आईटीसी यहां पर ले लेंगे। ध्यान दीजिए यहां पर सिर्फ हम लोग इनपुट की बात कर रहे हैं, यहां पर कैपिटल गुड्स की बात नहीं हो रही है। ये जो बी वाला पॉइंट है ये भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन बस फर्क इतना है कि यहां पर रजिस्ट्रेशन आपका वॉलंटरी है, बाकी सेम प्रोविजन आ गई है जो कहते हो इनपुट के लिए है, और जो भी बचा कुचा होगा उसका आईटीसी आप यहां पर ले पाओगे। यहां पर बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ध्यान दीजिएगा सी और डी तभी लगेंगे जब बंदा पहले से ही रजिस्टर्ड रहा हो। लेकिन है क्या है, ये इस फेज में भी रजिस्टर्ड था और आगे भी रजिस्टर्ड है। यहां पर हुआ ये कि पहले ये बंदा था आपका सी मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर था, और अब यहां पर ये रेगुलर स्कीम का हिस्सा बन रहा है। क्या करेंगे, जब ये कॉम्पोजिशन में था तो कॉम्पोजिट रेट सपोज करो 1% या 5% से टैक्स भर रहा होगा, लेकिन इस बंदे को आईटीसी नहीं मिल रहा होगा। अब यहां पर आकर मान लीजिए इसका जो भी बचा कुचा स्टॉक था वो यहां पर शिफ्ट किया जाता है। जब यहां पर शिफ्ट हो जाएगा तो उसके ऊपर तो भाई फिर अब ये नॉर्मल तरीके से जो भी अपना जीएसटी है वो जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी भी यहां पर मिलते हैं। ये तो वो वाला फेज आ गया। तो अब जो स्टॉक इधर आया है क्या इसके ऊपर जीएसटी जाएगा, पक्का पक्का जाएगा। क्या करस्पॉन्डिंग आईटीसी भी मिल पाएगा, या डेफिनेटली अगर आउटपुट जीएसटी जा सकता है तो करस्पॉन्डिंग आईटीसी भी आपको यहां पर दिलवाया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे, हाँ सर एकदम ठीक है। ऐसे ही अपना ये डी करके पॉइंट आता है। डी में बोलता है कि भाई आप पहले भी रजिस्टर्ड थे और आप यहां पर भी रजिस्टर्ड हैं, ठीक, लेकिन आपका यहां पर पहले आप एग्जेम्प्टेड में डील कर रहे थे और अभी आप टैक्सेबल में डील कर रहे हैं। जब टैक्सेबल में डील करोगे तो यहां तो भैया आउटपुट जीएसटी भी आपका जाएगा, करस्पॉन्डिंग आईटीसी भी आपको यहां पर मिल रहे होंगे। लेकिन जब एग्जेम्प्टेड था तो आउटपुट जीएसटी भी नहीं था, आईटीसी भी नहीं हुआ करता था। तो यहां पर जो आपका स्टॉक पड़ा हुआ जब ये यहां से यहां पर शिफ्ट किया जाएगा तो वैसे वाले केस के अंदर जब आउटपुट जीएसटी इसके ऊपर जाना है तो करस्पॉन्डिंगली आईटीसी भी आपको बच्चे कुचे का प्रपोर्शनेट करके आईटीसी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह कि सी और डी जो है वो आपने इनपुट एंड कैपिटल गुड्स दोनों के लिए हैं, इनपुट एंड कैपिटल गुड्स दोनों के लिए हैं इनपुट को, और जबकि ए और बी सिर्फ और सिर्फ इनपुट के लिए हैं। यहां पर आकर हम बताएं आपको कि देखिए इनपुट तो क्वांटिटी में प्रोपोर्शनेट कर पाते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स तो सिंगल पीस होता है, मशीनरी होता है, उसको प्रोपोर्शन कैसे किया जाए। तो प्रोपोर्शन करने के लिए 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयरऑफ का फार्मूला वहां पर अपनाया जाता है। अगर आपने 1 साल 2 महीना इस्तेमाल कर लिया है तो 1 साल का मतलब हो गया 4 क्वार्टर, बोले तो 20% तो ये हो गया, और 2 महीना मतलब 2 महीने का मतलब वही हो गया अपना लाइक 1 क्वार्टर, तो 5 क्वार्टर बेसिकली आपने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, और 5 × 5 यानी कि 25% आपने यूज कर लिया। बाकी का बचा कुछ 75% के इक्वलेंट जो क्रेडिट होगा वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो सब लिखा है यहाँ पर आकर आईटीसी बुकिंग स्टॉक हेल्ड इन स्पेशल केसेस, बुकिंग ऑफ आईटीसी ऑन स्टॉक प्री आरसी पीरियड वेयर ए पर्सन अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है जब आपका नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है एक कैटेगरी के अंदर आकर तो आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने की जो समय सीमा होती है नॉर्मली 30 दिन की, आपको उसका पालन करना है। अगर आप 30 डेज के भीतर भीतर इसे नहीं कर पाते हैं, अगर आप इसे यहां पर नहीं कर पाते तो फिर भैया आई एम सो सॉरी, फिर आपको ये आईटीसी वाला बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, फिर आपसे लूज कर जाओगे। आपके लिए क्वेश्चन ठीक से बना के चलेगा, पर क्या करेगा वो करेगा ये कि वो रजिस्ट्रेशन में डेट 30 दिन को बाहर उभारेगा नहीं, डेट्स का सीन ऐसा बनाएगा जहां पर रजिस्ट्रेशन आपका बियॉन्ड 30 डेज हो रहा होगा और आपके सामने भूमिका पूरी ये 18(1) वाली होगी। तो गलती मत कर देना आप लोग वहां पर। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के अंदर भी सेम पॉइंट है कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपका जो भी स्टॉक बचा पड़ा है, चाहे स्टॉक आपका एज सच है, चाहे वो WIP के अंदर कंटेंट है, चाहे वो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर कंटेंट था, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जो भी बचा कुचा है सारा का सारा आप आईटीसी यहां पर ले पाओगे ऑन द डेट जस्ट बिफोर द डेट ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के डेट से जस्ट पहले वाले डेट पर जो स्टॉक था वो वाला। कॉम्पोजिशन टू रेगुलर स्कीम के अंदर भी वेयर अ पर्सन नॉट रिमेन एंटाइटल्ड टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो वो शिफ्ट हो रहा है, तो वैसे वाले केस में जो बचा कुचा है स्टॉक WIP वगैरह उसका ले पाएगा, और जो कैपिटल गुड्स है उसका भी यहां पर ले पाएगा।
कैपिटल गुड्स वाले केस में कैपिटल गुड्स का जो आईटीसी बनता है वो, और 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ हिसाब से माइनस करने के बाद जो बचता है उतना तक आपको यहां पर रिवर्सल करना पड़ जाएगा। सेम पॉइंट है एग्जेम्प्टेड टू टैक्सेबल, पहले एग्जेम्प्टेड थे अभी टैक्सेबल में आ जाते हैं, तो आपको इनपुट और कैपिटल गुड्स का वही 5% फॉर्मूले से जो भी बनता है वो यहां पर अपना अवेल कर पाओगे, टैक्सेबल वाले कैटेगरी के अंदर आकर अवेल कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर बुकिंग की बात हो रही, जो भी बचा कुचा है आपका कट ऑफ डेट पर उसका आईटीसी आप यहां पर अवेल कर पाओगे, ले पाओगे। आगे बात करता है भैया जी आके कि लास्ट डेट टू बुक द आईटीसी क्या होगी। आपकी यहां पर एक कट ऑफ डेट है, तो यहां से आप दबे पांव पीछे की तरफ चलिए, और पीछे आप कितना तक जा सकते हैं, आप पीछे जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर तक। ये माना आपका स्टॉक यहां से कनेक्टेड था, आपका हो सकता है जो स्टॉक था वो आपका इतना सारा स्टॉक यहां पर पड़ा हुआ था, लेकिन हम सारे स्टॉक का नहीं दे सकते। जोन सी आपकी खरीद इस वाले पीरियड तक की है 1 साल, जो खरीद आपकी ये वाली, हम सिर्फ इतने तक का ही आईटीसी आपको अलाउ करवा सकते हैं, सारे का नहीं। तो जो परचेजिंग आपकी कट ऑफ डेट से 1 साल के भीतर भीतर, लास्ट 1 साल के भीतर भीतर करी गई है वो वाला। इन ऑल अबव केसेस रजिस्टर्ड पर्सन कैन बुक द क्रेडिट in 1 year from the date of issue of tax invoice relating to such invoice, यानी कि ऐसे कह लीजिए कट ऑफ डेट से पिछले कि जो 1 साल के इनवॉइसिंग है उनसे कनेक्टेड जो स्टॉक है उसका ही आप यहां पर क्रेडिट ले सकते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आगे आता है आपका 18(3) करके, क्या बोलता है इसमें, वो कह रहे पूरा धंधा ही अगर आपने बेच दिया है, ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट आदमी यहां पर है, पूरा का पूरा बिजनेस ही अगर यहां पर बेच दिया जाता है तो क्या किया जाएगा मालिक। तो वैसे वाले केस के अंदर जो गोइंग कंसर्न आपने बेचा है उस पर तो भाई जीएसटी है नहीं। अब क्या है कि जो आईटीसी है वो पड़ा होता है आपके क्रेडिट लेजर के अंदर, तो यहां आपके क्रेडिट लेजर के अंदर पड़ा हुआ था इस बंदे ने लिया तो उसका नया रजिस्ट्रेशन यहां पर रखा होगा, इसके पास भी अपना यही क्रेडिट लेजर है, तो यहां से ये बंदा जीएसटी पोर्टल को चिट्ठी लिखेगा कि भाई साहब मेरा क्रेडिट इस रजिस्ट्रेशन में ट्रांसफर कर दिया जाए। फिर जो जीएसटी पोर्टल इससे पूछेगा भाई क्या ये सत्य बात है, करे हाँ जी, तो ठीक है, तो यहां पर इस क्रेडिट इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा और ये अपनी किताबों में क्रेडिट यहां पर ले पाएगा। क्या बोलते हैं, where there is a change in constitution of the registered person on account of sale हो, मर्जर हो, डीमर्जर हो, अमेलगेमेशन हो, लीज हो, ट्रांसफर हो, व्हाटएवर, मतलब एक ओनरशिप से दूसरी ओनरशिप जा रही है, रजिस्ट्रेशन से एक दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर पे जा रहा है, तो क्या द सेड रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी अलाउड टू ट्रांसफर द आईटीसी विच रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जो यहां पर पड़ा हुआ था, टू द सोल्ड मर्ज्ड एटसेट्रा, यानी कि जो न्यू एंटिटी है जिसको आपने बेचा है या जो मर्ज होकर निकल के सामने आई है उसके लिए यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो यहां पर ले पाएगी मालिक, ऐसे करके बोल दिया जाता है। अब आता है आपका 18 का 4 करके आता है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी या पेमेंट ऑफ एन अमाउंट। ये क्या है, मान लीजिए आप अपना यहां पर कोई कैपिटल गुड्स लेकर आए थे, ठीक है, यस सर, और जो कैपिटल गुड्स था आपने वो 5 साल के भीतर भीतर सपोज करो 2 साल ही खत्म हुए थे और आपने यहां से लेकर आए थे, आप उसे सपोज करो 1 लाख रुपए का, ठीक है, और आपने नहीं ये वो केस नहीं है, सुनो जरा 18(4) पढ़ते हैं पहले। 18(4) के अंदर क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो, कैसा सर जी, पहले थे आप यहां पर कॉम्पोजिशन नहीं, यहां पे उल्टा बनेगा ना, ये पहले थे आप यहां रेगुलर स्कीम का हिस्सा थे और यहां पर आप आ जाते हैं कॉम्पोजिशन, यानी कि जो 18(1) सी और डी पढ़े थे, सी और डी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो यहां पर आप ये कॉम्पोजिशन स्कीम का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक। दूसरा रेगुलर टू कॉम्पोजिशन हो गया, या फिर पहले आप ये टैक्सेबल में खूब सांबर डोसा खा रहे थे और यहां पर आप एग्जेम्प्टेड में आ जाते हैं, मतलब यहां तो मौज है, ठीक है, रंगीन दुनिया है, अब ये ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ अचानक से यहां पर मालिक आ जाती है। वैसे वाले केस के अंदर अब क्या किया जाएगा, यह यहां देखने वाली बात निकल के सामने मालिक आती है, ठीक है, यस सर, यस सर। अब क्या होगा, अब क्या किया जाएगा, तो भाई ऐसे में तो यहां तो आपका आउटपुट जीएसटी भी बनता था, है ना, आप आईटीसी वगैरह भी ले रहे थे, लेकिन यहां तो काम खत्म हो गया, आउटपुट जीएसटी भी आपका नहीं बनेगा और ऑब्वियस सी बात है यहां आईटीसी का भी कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। तो यहां से यहां अब जो आपका स्टॉक ट्रैवल करेगा, है ना, जो भी इनपुट है चाहे आपका कैपिटल गुड्स, जो भी बचा कुचा इधर ट्रैवल करेगा, तो बचे कुचे से संबंधित जो भी आपका बचा कुचा आईटीसी है, बचे कुचे से संबंधित जो आपका आईटीसी है वो आप यहां पर आकर रिवर्सल करके चलोगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपका यहां पर जो बैलेंस पड़ता है, बैलेंस था सपोज करो आईटीसी अगर क्रेडिट लेजर को देखें तो वो 40,000 का बैलेंस था और हमारे जो भी बचे कुछ इनपुट या कैपिटल गुड्स थे उनसे कंसर्न्ड, उनसे कनेक्टेड हमारे पास
जो रिवर्सेबल आईटीसी था वो 30,000 का बनता था। हम क्या करेंगे, 40 में से 30 हमने रिवर्स कर दिया, अभी भी मेरे पास 10 बच जाता है। इस 10 का मैं करूंगा क्या, क्योंकि फ्यूचर में मेरी कोई आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है ही नहीं, तो मैं इस 30 का करूंगा क्या, सॉरी 10 का करूंगा क्या, क्या मुझे इसका रिफंड मिलेगा? जी नहीं, इसकी लापसी बना दी जाएगी। लापसी मतलब इसको लैप्स करा दिया जाएगा, खत्म कर देंगे, आग लगा देंगे। ठीक है जी। तो ऐसी वाली पोजीशन यहां पर मालिक निकलकर अपनी आ जाती है, ये हम यहां पर देख रहे हैं। तो अब तक सेक्शन 18 में जो पढ़ा है वो क्या है, बचा कुचा। या तो बचे कुचे के संबंध में आईटीसी ले रहे हैं या बचे कुचे के संबंध में रिवर्सल कर रहे हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर आकर जब हम कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे तो वहां पर जो कैलकुलेशन की जाएगी वो मंथली बेसिस पर करी जाएगी। सपोज कीजिए यहां पर 6 महीने इस्तेमाल कर लिया है, तो 6 महीने इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, 5 साल में होते हैं 60 महीने, है ना। तो ये 60 मंथ यहां पर होगा, तो इनटू 100, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका यहां पर ना 10% यूसेज निकलकर आ जाएगी। तो यह महीनों के हिसाब से कैलकुलेशन करता है, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी माइनर सा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि यहां मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है, और वैसे नॉर्मली क्वार्टर के हिसाब से हम लोग बात करके चलते हैं। अब समझिए इसमें क्या है, मंथ और क्वार्टर का क्या चक्कर है। देखिए, एक इसकी मंथ और क्वार्टर की जरूरत पड़ती है आपके 18(1) के सी और डी में जरूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर जी। और कहां जरूरत पड़ती है, 18(2) में जरूरत नहीं पड़ती, 18(3) में जरूरत नहीं पड़ती, 18(4) में आपको जरूरत पड़ती है इसकी। ठीक है, और एक आएगा 18(6) करके, वहां भी आपको इसमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहां जरूरत पड़ती है, यहां बुक कर रहे होते हो। ठीक है, यहां आप रिवर्स कर रहे होते हो, और यहां भी आप रिवर्स कर रहे होते हो। कैलकुलेशन जो बोली जाती है यहां पर आकर कैपिटल गुड्स के संबंध में जो कैलकुलेशन है उसमें बोल रखा भाई क्वार्टरली आप तरीका करिएगा, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से आप करके चलेंगे। यहां पर बोलता है कि भैया जी आपका ना मंथली यहां पर लिया जाएगा, और यहां पर बोलता है भाई क्वार्टरली भी ले सकते हो और आप मंथली भी ले सकते हो। ये दोनों ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं, लॉ के अंदर भी दे रखे हैं और सी इंस्टीट्यूट ने भी दोनों एक्सेप्ट कर रखे हैं। तो आप यहां रख के चलेंगे क्वार्टरली कैलकुलेशन, बीच में मंथली है, और आगे कुछ भी कर लो, क्वार्टरली कर लो, मंथली कर लो। चलो हम क्वार्टर को मान लेते हैं, क्वार्टर को मान लेते हैं। तो आगे क्वार्टर पीछे क्वार्टर, महीना बीच में, आगे क्वार्टर पीछे क्वार्टर बीच में महीना। तो आप इसको ना थोड़ा याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कर सकते हैं, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट। ठीक, यस सर। तो वैसे करके हमारी बात यहां पर मालिक हो पाती है जी। ठीक है, तो हमने सारा कुछ लिखा हुआ है यहां पर आकर, रिवर्सल ऑफ आईटीसी वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन हैज अवेल्ड आईटीसी opt to pay under section 10 compensation scheme or where the goods or service or him became exempted, he shall pay an amount by way of, एक अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट, इतना इतना, जो आपका इनपुट्स वगैरह हैं वो, और जो आपके कैपिटल गुड्स हैं उसमें रिड्यूस करने के बाद जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। इन सच केस द पर्सन शैल ऑल्सो बी लाइबल टू रिवर्स आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स हेल्ड एज ऑन डेट, और कैलकुलेशन जो होगी आपके इस प्रकार से यहां पर कर दी जाएगी, वो यहां पर बता रखा है मालिक। एंड आईटीसी लैप्स कर जाएगा प्रोवाइड दैट आफ्टर पेमेंट ऑफ सच अमाउंट, इनपुट का पे कर दिया, कैपिटल गुड्स का पे कर दिया, फिर भी आपका आईटीसी बचा हुआ है तो आपका यहां पर लैप्स कर जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे करके मालिक यहां पर बात कर दी जाती है। अब आता आपका 18(6) करके, यहां पर 18(6) में क्या बोलते हैं कि अगर आपने बीच में ही वादा तोड़ दिया है, क्या, अगर आपने वादा बीच में ही तोड़ दिया है तो क्या किया जाएगा मालिक। तो इसमें बोलते हैं भैया जी देखो ऐसा है, आप एक कैपिटल गुड्स लेकर आते हैं, मान लो लाख रुपए का था, 18,000 रुपए का उस पर आपका यहां पर जीएसटी बनता था। ठीक है, अच्छा जी, फिर आपने उसे 2 साल जैसे ही खत्म होते हैं, 2 ईयर जैसे खत्म होते हैं, आपने उसे 70,000 रुपए का यहां पर मालिक बेच दिया है। अब क्या करना होगा, हमें दोनों साइड लेकर चलनी पड़ेगी। आउटपुट जीएसटी देखेंगे 70,000 पे 18% से कितना बनता है, इंटू 0.18 जो बनता है वो 12,600 यहां पर बनता है इसका आउटपुट जीएसटी। रिवर्सेबल आईटीसी क्या बनता है, रिवर्सेबल आईटीसी के अंदर 18,000 की ये फिगर थी मालिक, यहां पर आकर 2 साल इस्तेमाल किया गया, 2 साल का मतलब हो गया 5% पर क्वार्टर। अब मंथली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों ऑप्शन यहां पर अवेलेबल होते हैं। तो मुझे क्वार्टर ज्यादा पसंद है वैसे, तो 20% आप यहां से हटाइए इसको, तो 2 साल हो गए ना, ये 5% पर इंटू 2, 8 क्वार्टर ना, 40% आप यहां से इसे हटाएंगे तो 18,000 का जो बचा वो 0.6 बचता है, 10,800 रिवर्सेबल और आउटपुट जीएसटी है, विच एवर इज हायर, जो दोनों में अधिक हो, फाइनली आपको वो यहां पर पे करना होता है। तो 12,600 की बात यहां पर मालिक करके चलेंगे, ऐसे करके बोल दिया जाता है, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक, राधे, यस सर।
खत्म हो गया, इसका देख रहे हो। दूसरा, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे करके हो, कुछ मोल्ड्स होते हैं, ब्रिक्स होते हैं, यहां पर क्वेश्चन आएगा आपके लिए, मोल्ड्स, ब्रिक्स, डाउट वगैरह जो होते हैं, तो ये बेसिकली ना वन टाइम यूजेबल चीजें होती हैं। एक बार अगर प्रोसेस में आपने डाल दी तो फिर इनका कोई मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कब खत्म होकर बाहर निकल के आ जाएंगे, तो उनको 100% यूज वहीं पर मान लिया जाता है। अगर 2 दिन 4 दिन बाद भी ये बाहर निकल के आ जाते हैं, कोई इनर वॉल पे कोई स्क्रैच बन जाता है तो ये खराब हो जाते हैं। तो वैसे वाले केस के अंदर हम लेफ्ट साइड वाला रिवर्सल कुछ भी नहीं करेंगे, राइट साइड में ये जो आउटपुट जो भी स्क्रैप के भाव बेचा जाएगा स्क्रैप वाले भाव पर जीएसटी सरकार को पे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाली कोई कैलकुलेशन यहां पर नहीं करी जाएगी। क्या बोलते हैं देखो जरा। तो यहां पर भैया जी बोलते हैं क्या, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स 12(6) के मुताबिक, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स भैया जी, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन टेकन, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे एन अमाउंट इक्वल टू ITC टेकन ऑन कैपिटल गुड्स प्लांट मशीनरी जो भी रिड्यूस बाई 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। तो मैंने क्वार्टर का, मंथली भी यहाँ पे अलाउड है हालांकि, पर दो को चक्कर नहीं डालते हैं। द टैक्स ऑन मंथली भी यहाँ पर अलाउड है प्रपोर्शनेट करना, ठीक है। द टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स प्लांट मशीनरी जो बनता है आउटपुट वो विच एवर हायर पे करना होगा। रिफ्रैक्टरी, ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाई, जिग्स, फिक्चर, स्क्रैप, द टैक्सेबल पर्सन लाइबल टू पे टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो उसकी यहाँ पर बालिक बात कर दी जाती है और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे, हाँ सर जी एकदम ठीक वाली बात है, हमें तो कोई दिक्कत है भी नहीं वैसे करके। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आपका यहाँ पर आता है भैया जी एक सर्कुलर। सर्कुलर के अंदर आते हैं वारंटी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। वारंटी रिप्लेसमेंट के अंदर हम अच्छे से जानते हैं कि देखो यार, अगर ऐसा है जैसे मान लीजिए कार है, कंपनी कार बेच रही है 9 लाख रुपए की, ठीक है, और इसमें वो लेती है ओरिजिनल वारंटी के नाम का लेती है भैया जी 1 लाख मान ली यहाँ पर लेती है, तो कुल मिलाकर 10 लाख रुपए आपसे लिए जा रहे हैं। इसी के ऊपर आपका जीएसटी यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। अब जो जीएसटी यहाँ पे अपना लगाया जा रहा है वो 28% से 2.8 लाख रुपए निकल कर आ जाता है, यानी इस 1 लाख रुपए वारंटी के ऊपर भी जीएसटी लग जाता है। वारंटी की चीज क्यों होती है, कोई भी स्पेयर पार्ट्स खराब हो गया या पूरी गाड़ी खराब हो गई तो भाई आपको वापस यहाँ पर दिया जाएगा। क्या हर गाड़ी वारंटी में ठीक होने के लिए आती है, जरूरी नहीं है। मान लीजिए 10 कार कंपनी ने सेल कर दी है, यहां पर आकर 10 क्या मान लो 6 कार, मान लो 6 कार कंपनी ने सेल करी थी, जहां पर 6 लाख रुपए सरकार के पास वारंटी चार्ज के रूप में आए थे और इस पर सरकार ने जीएसटी का पेमेंट भी कर दिया है। अब इन 6 कारों में से हो सकता है कि यार एक कार यहां पर वारंटी में ठीक होने के लिए आई, उस पर खर्चा आता है 4 लाख रुपए का, ठीक है। कंपनी इस 6 लाख में से 4 लाख रुपए खर्च कर देगी, अभी भी कंपनी के पास 2 लाख रुपए हैं, लेकिन कस्टमर से अब कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा क्योंकि एक पूल बना दिया गवर्नमेंट ने, भाई हर एक से वारंटी चार्ज के नाम कर लिया और एक तरह से वो कोई इक्का दुक्का कोई आएगा वहां पर हम कर देंगे। तो ये बेसिकली सरकार यहां पर ना फ्री रिप्लेसमेंट यहां पर देकर चल रही है, बट इसके बावजूद भी कंपनी को यहां पर फायदा है, 2 लाख का फंड उनके पास अभी भी बचा हुआ है, वैसे करके है। उस हिसाब से देखकर चलते कि अमूमन उनके पास में कितनी गाड़ियां लौट के आती हैं, उनका एक अनुमान होता है, एस्टिमेशन होता है, उसी हिसाब से अपना वारंटी चार्ज लेकर चलते हैं, ठीक है जी। तो अब जो यहां पर ये फ्री किया गया है, फ्री रिप्लेसमेंट हुआ है पार्ट्स का, अब इसके ऊपर तो जीएसटी आएगा नहीं क्योंकि फ्री रिप्लेसमेंट है, ठीक। लेकिन क्या इस पार्ट्स के करस्पॉन्डिंग आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा कंपनी को? देखिए यहां पर इसका जीएसटी नहीं है क्योंकि ये फ्री है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इस पार्ट्स पे जीएसटी है ही नहीं। दरअसल हम जीएसटी पे कर चुके सनम, एक था ना गाना, हम दिल दे चुके सनम, हम दिल दे चुके सनम, मतलब हम जीएसटी पे कर चुके सनम। हम इस पार्ट्स की वैल्यू वारंटी चार्जेस के रूप में ऑलरेडी ले चुके हैं, आपको टैक्स दे चुके हैं, इस वजह से नॉट अगेन टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो आप ऐसे मत कहो कि पार्ट्स पे जीएसटी नहीं है, जीएसटी है, वो पहले जा चुका है, तो उसका करस्पॉन्डिंग आईटीसी यहां पर दिया जाएगा। अभी लेटेस्ट के अंदर एक बात और आई कि भाई एक कार है, कार का एसी खराब हो गया तो एसी चेंज कर दिया, मतलब पूरी ही कार चेंज करनी पड़ी। तो सपोज कीजिए कंपनी 12 कार बेचती है, 12 कार पे 12 लाख का कलेक्शन हो गया और 12 कार में से एक कार बिल्कुल खराब आई, मतलब बिल्कुल ही उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट इतना ज्यादा था कि कार ही चेंज करनी थी, कार ही रिप्लेस करनी थी। तो ऐसा अगर केस बनता है तो जो पार्ट्स रिप्लेसमेंट के लिए नियम कानून है वही आपने, एक एसी खराब हो या पूरी कार खराब हो,
फर्क क्या पड़ता है, सेम प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे कि आउटपुट पे फ्री रिप्लेसमेंट पे जीएसटी नहीं होगा, बट उस जो फ्री वाली कार गई है उसके संबंध में जो आपके करस्पॉन्डिंग आईटीसी थे वो आपको यहां पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आगे है आपका यहां पर ये डेमोस्ट्रेशन व्हीकल, डेमो व्हीकल की हम लोग यहां पर मालिक बात करके चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डेमो व्हीकल की यहां पर बातें करी जा रही हैं कि इसका हमें आईटीसी अवेलेबल होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, जरा वो बताइए। तो डेमो व्हीकल जो होते हैं उनका आईटीसी आपको अवेलेबल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेसिकली ना आपका जो क्या बोलते हैं, देखिए कार का नॉर्मली आईटीसी नहीं मिलता है, किन को मिल जाता है, जो अपने एसटीडी वाले हैं उनको मिल जाता है। एसटीडी वाले कौन हो गए, टी का मतलब हो गया भैया जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, डी का मतलब ड्राइविंग पर्पस के लिए है, और जो एस है ना, इसका मतलब क्या है, जो फर्दर सप्लाई के लिए है। तो जो डेमो व्हीकल है, टेस्ट ड्राइव वाला व्हीकल है, दैट इज यूज्ड, वो इस्तेमाल किया जा रहा है, किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, जो बाकी शोरूम के अंदर वाहन खड़े हुए हैं, कारें खड़ी हुई हैं, उनकी सप्लाई फर्दर हो पाए उसके लिए, लाइक व्हीकल की सप्लाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, फर्दर सप्लाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस पॉइंट के अंदर आकर वो कवर हो जाता है। और डेमोस्ट्रेशन वाले व्हीकल का भी हमें आईटीसी मालिक अवेलेबल करवा दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे, हाँ सर जी एकदम ठीक है, और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, और अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 17 का सबसेक्शन 5 एंड 6 करके। प्रभु क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड ऑफ ब्लॉक्ड क्रेडिट्स की यहां पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं। क्या है ये ब्लॉक्ड क्रेडिट, कहां कहां पर हमें आईटीसी नहीं दिया जाएगा। यार ये वो डिस्कशन है जिसके बिना आपका पेपर पूरा नहीं हो सकता है, इसमें से आपके लिए पक्का पक्का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलें भैया, हाँ चलो। तो सेक्टर ध्यान से देखना, मोटर व्हीकल, कार, बाइक, वेसल एटसेट्रा, इनकी बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अप टू 25 सीसी है तो उसे खिलौना बोलते हैं, टॉय। यहां पर जो बात कर रहे हैं हम, एक्सीडिंग 25 सीसी, 25 सीसी से ऊपर, ठीक, यस। परचेज किया हो, रिपेयरिंग हो, लीज हो, उसके संबंध में यहां पर चर्चा की जाएगी। कुछ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज हैं, क्लब, आउटडोर केटरिंग हो गई, घूमना फिरना, फूड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ, जिम, ये फलाना ढिमाका, ये सब तरह की बात हो गई अपने यहाँ पे हेल्थ संबंधी। मतलब ये जो वो सर्विसेज हैं जो एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ली जा सकती हैं, कंपनी एक्चुअल रेसिपिएंट नहीं हो सकती। माइट बी पॉसिबल कंपनी उसका फीस भर दे, लेकिन एक्चुअल में सर्विस जो अवेल की जाएगी वो एक इंडिविजुअल के द्वारा ही यहां पर की जाएगी, वो वाली चीजें हैं। कुछ सिविल से जुड़ी हुई चीजें हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस, कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज, कुछ कॉम्पोजिशन डीलर पर्सन वाइज हैं, और ये हैं। तो यहां पर आकर कई एरियाज में बात करी गई है। मेरा पहला प्रश्न ये है आप लोगों से कि समथिंग विच इज नॉट कवर्ड हियर, अगर कुछ ऐसा है जो इस मकड़ जाल में नहीं फंसा हुआ है और वो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्या उसका आईटीसी मिलेगा? द आंसर इज यस। चर्चा इन मुद्दों पे की जानी है। यहां पहले होगा नो, कुछ केसेस में यस हो जाएगा, लेकिन जो भी होगा इनके बीच में से होगा। जो इस चर्चा का हिस्सा ही नहीं है, जैसे बस है, बस की यहां पर कोई बात ही नहीं है उसका आईटीसी नॉर्मल तरीके से अलाउ किया जाएगा अगर वो धंधे में इस्तेमाल हो रही है तो। ट्रक है, उसकी चर्चा यहां है ही नहीं। अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको नॉर्मल तरीके से आईटीसी अवेलेबल करवाया जाएगा। अच्छा, पहला रूल जो यहां नहीं है और बाकी कंडीशंस पूरी होती है, आईटीसी बुक करने की क्रेडिट मिल जाएगा। कुछ गुड़ और गन्ने का यहां नियम है, देखेंगे, क्योंकि संसार में कई तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो गुड़ दे सकते हैं और गन्ना भी दे सकते हैं। गुड़ बड़ी चीज है, बहुत सारे गन्ना को प्रोसेस करने के बाद इत्तू सा गुड़ बनता है। कुछ ऐसे होते हैं ना,
गन्ना तो दे देंगे, पर जब गुड़ की नौबत आएगी तो भाग जाएंगे। ठीक, 100 रुपये धार दे देंगे, लेकिन लाख रुपए मांग लो तो भाग जाएंगे। कुछ ऐसे हैं 100 रुपये मांगो वो भी मिल जाएंगे, लाख मांगो वो भी मिलेंगे। कुछ करें ना, 100 रुपये दूं, लाख की तो बिल्कुल ही भूल जाओ। ठीक, तो दुनिया है, अलग अलग तरह के लोग हैं यहां पर आकर। एक होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, और एक होता है लीगल ऑब्लिगेशन, वैसे करके। तो क्या इनका नियम का इस्तेमाल है वो देखेंगे यहां पर आकर। बड़े ही, मतलब मैं इससे सरलतम तरीके से नहीं पढ़ा सकता ये वाला कंसेप्ट। कैसे? अगर आप बात कर रहे हैं यहां मोटर व्हीकल की, मैक्सिमम 13 सीटर, 13 सीटर हो या फिर 12 सीटर हो, 11 सीटर हो, 10 सीटर हो, 2 व्हीलर हो, उनकी बात कर रहे हैं। मतलब ये मैक्सिमम कैपेसिटी 13 है। अगर 15 सीटर की बात आपके सामने आई या 14 सीटर की बात आपके सामने आई तो वो ये चर्चा का पार्ट नहीं है। अगर 14 सीटर कोई व्हीकल है और धंधे में इस्तेमाल हो रहा है, उसका आईटीसी मिल जाएगा। ठीक, अच्छा जी, ओके जी। स्कूटर, कार, बाइक, स्कूटी वगैरह इनकी सबकी बात यहां पर हम कर रहे हैं, तो इनका आईटीसी का क्या सीन रहेगा? तो इन जनरल मना ही है, नहीं मिलेगा, लेकिन एसटीडी वाले सिचुएशन में मिल जाएगा। एस का मतलब है जो फॉर फर्दर सप्लाई बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सप्लाई में सभी आ जाते हैं, सेल हो, बाटर हो, लीज हो, लाइसेंसिंग हो, रेंटिंग हो, इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो शोरूम की कारें होती हैं वो अपने यहां पर आ जाती हैं। डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल भी इसी के अंदर इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वो यूज किया जा रहा है ना, वो यहां पर आकर यूज फॉर, ये आईटी शैल बी अलाउड, अगर आप इसे यूज कर रहे हैं फॉर फर्दर सप्लाई के लिए तो यहां पर मिल जाएगा। आगे है यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर के इस्तेमाल हो रहे हैं, या फिर ड्राइविंग स्कूल कह लीजिए, ड्राइविंग बाय रोड के लिए बोलते हैं, फ्लाइंग हवाई जहाज के लिए, नेविगेशन वेसल के लिए। तो आप ये ट्रेनिंग दे रहे हैं इसके अंदर तो भी आपको आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। तो क्या सीखा? इन जनरल 13 सीटर तक का जो क्रेट है, चर्चा 13 सीट तक के पे है, उसके ऊपर का तो मिल जाएगा। 13 सीट तक का वाहन है या फिर अपने ये वेसल एयरक्राफ्ट हैं, इसके केस में इन जनरल मना ही है, पर एसटीडी वाले केस में मिल जाएगा। रिलेटेड सर्विसेज की बात करते हैं, जैसे आपके इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस वगैरह ये जो सर्विस होती हैं, तो वो एसटीडी वाले जो हैं जिनके लिए वो व्हीकल का क्रेट मिल गया, तो उनसे जुड़ी हुई सर्विसेज का भी क्रेट उनको अवेलेबल हो जाएगा। जब वो ही अपनी हो गई तो उसका दुपट्टा भी अपना ही हो जाएगा। गाना नहीं सुना, आज से तेरी गलियां मेरी हो गई? जब वो अपनी हो गई तो उसकी जुड़ी हुई हर चीज अपनी है ना भाई। और जब वो ही अपनी नहीं हुई तो उसके दुपट्टे का भी हम क्या करेंगे भाई साहब? फेंक के मारो। तो अगर हम बात करें नॉन एसटीडी वाले केस में, जिनको कि व्हीकल का ही क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो क्या उनको व्हीकल से जुड़ी हुई सर्विसेज का क्रेडिट मिलेगा? द आंसर इज नो। जैसे मेरे बिजनेस के अंदर मुझे मेरी कार का क्रेडिट नहीं मिलता, कल को कार की सर्विस कराता हूं, कार में कुछ भी एक्टिविटीज कराता हूं और उसमें जीएसटी लग के आता है, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है। उसके बाद तो एसटीडी वालों को मिलेगा, इसके साथ साथ दो और व्यक्तियों को मिल जाता है। दो और व्यक्ति कौन है? एक मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल्स और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, यानी टाटा और अंबानी को मिल जाएगा। टाटा व्हीकल मैन्युफैक्चरर हो गया और जो अंबानी है वो इंश्योरेंस कंपनी होगी भैया जी। वैसे करके यहां पर बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट वेसल, ठीक है, यानी कि टाटा को मिल जाएगा एक तो, जिनके लिए व्हीकल एज एन स्टॉक होता है, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस सर्विसेज बाय वे ऑफ इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल एटसेट्रा, टाटा अंबानी को अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो एसटीडी वालों को मिलेगा और ये एसोसिएटेड रिलेटेड सर्विसेज की बात कर रहा हूं, इनका क्रेडिट और टाटा अंबानी को मिल जाएगा, ठीक है जी। आगे है पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, इनका क्रेडिट नहीं मिलता इन जनरल, लेकिन कब मिल जाता है? जब बात सिमिलर सर्विस की चल रही हो कि रेस्टोरेंट वाला रेस्टोरेंट की ही सर्विस ले रहा है, इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस की ही सर्विस ले रहा है, जो सब इंश्योरेंस होता है या री इंश्योरेंस होता है, वैसे वाले केस में मिल जाता है। और कब मिल जाएगा? अगर ये सब करना एक लीगल ऑब्लिगेशन हो तो।
जैसे मान लीजिए कि लेडी एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होता है कि एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी बनती है कि अगर नाइट शिफ्ट में काम हो रहा है तो वो एक ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस है वो अवेल करके देगा वहाँ पर आकर, तो इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। या कुछ खास किस्म की केमिकल फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों का हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है, इट इज़ जो वर्कर से संबंधित लॉ है उनमें लिखा हुआ है। अगर हम उसे यहाँ पर आकर डिसअलाउ करते हैं तो वैसे वाले केस के अंदर आकर प्रॉब्लम ये आ जाती है मालिक, तो इस केस में ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि कहीं ना कहीं हम उस लॉ को ओवररूल कर रहे हैं। एक लॉ कह रहा है कि ये कराना मैंडेटरी है और हम कह रहे हैं कैसे कि तैसे में जानते हम उसका करेक्ट अलाउड नहीं करेंगे, हम नहीं मानते इसको, है ना। तो वो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट ना हो आपस में लॉ के बीच में, इसलिए इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन टू अवेल सच सर्विसेज। आगे है इफ रेसिपिएंट टुक द सर्विस फॉर प्रोवाइडिंग सेम सर्विस, तो सेम सर्विस में आ गया, रेस्टोरेंट वाला रेस्टोरेंट, इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस, और एक लीगल ऑब्लिगेशन। दो केस में मिलता, बाकी किसी केस में इनका आईटी से हमें अवेल नहीं होगा। ध्यान से देख लो, क्लब मेंबरशिप, गए हो कभी क्लब में, नाच गाना मौज मस्ती खाना पीना, यो बेबे। आगे है फूड एंड बेवरेजेस, खाना और पीना, रेस्टोरेंट आउटडोर केटरिंग, सब खाने पीने में आ गए। और क्लब में नाच गाना मौज मस्ती खाना पीना यही सब तो है। अब ऐसे करोगे उल्टे सीधे काम करोगे तो हेल्थ तो बिगड़ेगी। हेल्थ सर्विसेज, जिम, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, यहां पर आ जाइए। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल ट्रिप ट्रांसपोर्टेशन, भाई ऐसे करके। तो इनकी हम यहां पे बात कर रहे हैं भैया जी, इनका अलाउड है, लेकिन दो कामों में यहां पर इसका मिल जाएगा। आगे है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस। क्या है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, क्या है सचिन में? तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस के अंदर हम आपको बता देते हैं कि यहां पर आकर भैया जी दो चीजें होती हैं, एक गुड्स होता है और एक सर्विस होती है, कंबाइंड करके दिए जाते हैं सिंगल प्राइस पर, ठीक। यस सर। एंड उसके बाद हम आपको बताएं कि इन जनरल इनका जो क्रेडिट होता है वो डिसअलाउ किया जाता है। हां, इनका क्रेडिट मिल जाता है, कब मिल जाता है? आईआरएस पोजीशन में मिल जाता है। आई मतलब अगर ये प्लांट मशीनरी के इंस्टॉलेशन, इरेक्शन वगैरह के लिए अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो इनका जो आईटीसी है वो अवेलेबल करवा दिया जाता है, क्योंकि प्लांट मशीनरी का तो आईटीसी मिल गया, लेकिन उसका फाउंडेशन बनाने के लिए अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली हमने तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, मिल जाना चाहिए। आईआरएस, आर मतलब रिपेयर, अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लिए फॉर रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, जो नॉर्मली वियर एंड टियर है, जो प्रॉफिट लॉस में डेबिट होना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो उसका भी वहां पर आईटीसी मिल जाता है। और एस का मतलब है सिमिलर सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस देने वाला ही वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लेता है तो उसे यहां पर आईटीसी अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो इन जनरल मना ही है, लेकिन आईआरएस को मिल जाएगा। आईआरएस मतलब, आई मतलब ये रहा रिपेयरिंग के लिए, सॉरी आर रिपेयरिंग के लिए, आई मतलब ये रहा इंस्टॉलेशन ऑफ कैपिटल गुड्स वगैरह के लिए, और एस का मतलब हो गया सेम सर्विस के लिए। तो आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, यहां पर मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सेम अगर मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस का ऑपरेशन करूं, उसका हृदय चीर कर देखूं, तो उसमें दो एलिमेंट निकलते हैं, एक कंस्ट्रक्शन की सर्विस और दूसरा है उसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल। इनका क्या सीन है? तो बिल्डिंग मटेरियल का और कंस्ट्रक्शन सर्विस का, भाई जो बंद के सीन था वही सीन खुले पर भी निकल कर आएगा। तो जो ट्रीटमेंट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का था वही वाला ट्रीटमेंट आपका यहां पर भी निकल कर आएगा, कंस्ट्रक्शन सर्विस और बिल्डिंग मटेरियल का। क्या कि नॉर्मली इनका आईटीसी अलाउड नहीं किया जाएगा, लेकिन हां मिल जाएगा। किस केस में मिल जाएगा, कब मिल जाएगा? आईआरएस पोजीशन में मिल जाएगा। अगर ये यूज किए जा रहे हैं फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए, आर मतलब रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, है ना, रिपेयरिंग के लिए, एंड आईआरएस का मतलब सिमिलर सप्लाई के लिए, एक कंस्ट्रक्शन की सर्विस देने वाला कंस्ट्रक्शन की सर्विस ले रहा है, या बिल्डिंग मटेरियल में डील करने वाला बिल्डिंग मटेरियल ही खरीद रहा है, तो वैसे वाले केस में मिल जाएगा। तो ये हो गया आर, ये हो गया एस और ये हो गया आपका आई। तो आईआरएस पोजीशन में मिल जाएगा। कंपोजिट डीलर, एनआरटीपी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनका क्या सीन है? कंपोजिट डीलर तो वो होते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना तो ये खुद आईटीसी बुक कर सकते हैं और ना ही इनके बिल ऑफ सप्लाई के बेस पर सामने वाला व्यक्ति आईटीसी बुक कर सकता। तो ये मान के चलो कि क्या बोलते हैं उनको, जो वैसे होते हैं, अरे जो जिनकी शक्ल देखकर भी वैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको लोगों को, पनौती, ये तो पनौती है, ना खुद बुक कर सकते हैं ना बुक करने दे सकते हैं। आगे जो एनआरटीपी है
वो सिर्फ जो गुड्स इंपोर्ट करके लाया है और कस्टम पोर्ट पर जो से आईजीएसटी पे करना पड़ा था, वो सिर्फ उसका क्रेडिट ले सकता है, बाकी कोई और क्रेडिट उसको यहां पर अलाउ नहीं है। फिरंगी है ना तो बदला लो, ये क्या हमें छोड़ देते हैं वहां। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए वैसी वाली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और तो एनी अदर आईटीसी इनको अलाउ नहीं होगा, सिर्फ एक ही आईटीसी यहां पर दिया जाएगा। और फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन आगे यहां पे करके चल रहे हो तो दो बातें होती हैं कि अगर आपने आईटीसी पीछे ले लिया है तो आपको आउटपुट जीएसटी भी भरना पड़ेगा, और आईटीसी नहीं लिया है तो आउटपुट जीएसटी आपको भरना है नहीं, क्योंकि फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कहां पकड़ा जाता है। ये जब आप फ्री सप्लाई पढ़ते हैं सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर, तो सप्लाई ऑफ बिजनेस असेट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच आईटीसी हैज बीन टेकन, अगर आईटीसी लिया हुआ था तो सप्लाई बन जाएगा। पोजीशन न्यूट्रल होती है दोनों केस के अंदर, क्योंकि वैल्यू दोनों केस में समान आती है, ठीक है, यहां भी वैल्यू वही रहती है, यहां भी वैल्यू वही निकल के आती है सैंपल की, तो आपस में आउटपुट जीएसटी आईटीसी से टकराता है, खत्म हो जाता है, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा से टकराता है। तो इसलिए बेटर ये कि आईटीसी ले ही ना, अगर आप आईटीसी लेंगे ही नहीं तो आपका आउटपुट में सप्लाई भी नहीं कंस्टिट्यूट होगी, और सप्लाई नहीं बनेगी तो आउटपुट जीएसटी भी आपका वहां पर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है जी, लॉस्ट है, डेस्ट्रॉय, ये वो फलाना ढिमका, तो ऑब्वियस सी बात है धंधे के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ, और इस्तेमाल ही नहीं हुआ है तो आईटीसी बुक करने जैसी कोई बात वहां पर नहीं आएगी, और ना ही आपको आईटीसी नेम दिया जाएगा, शैल नॉट बी अलाउड। गुड्स परचेज्ड एंड यूज्ड फॉर फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नो आईटीसी शैल बी अलाउड, और वैसे करके यहाँ पर हमने आपको बता दिया है जी मालिक। ठीक है जी, ओके सर जी, ठीक है साहब, और कौनो दिक्कत वाली बात सर जी दूर दूर तक नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात भैया जी, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात। ठीक है जी, और सेक्शन 17 जो है अपना, तो उसके रिस्पेक्ट में ये कुछ छुटक पुटक बातें, सेक्शन 17 1 2 3 और जो हैं उनके बारे में यही है कि अगर आप अपना जो गुड्स है उसे पूरी तरह से बिजनेस पर्पस के लिए और एक्सक्लूसिवली नॉन एग्जेम्प्टेड के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरा पूरा आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर आप कॉमन यूसेज करते हैं, कुछ बिजनेस के लिए, कुछ नॉन बिजनेस के लिए, कुछ एग्जेम्प्टेड कुछ नॉन एग्जेम्प्टेड के लिए, तो आपका जो आईटीसी है वहां तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। और अगर पूरा का पूरा ही आप एग्जेम्प्टेड में इस्तेमाल कर रहे हैं नॉन बिजनेस के लिए तो आपको बिल्कुल भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ये तो वेरी सिंपल सी बात है। तो इस तरह की बातें मालिक यहां पर करी जाती हैं, और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ये जो जियो फाइबर वगैरह होता है आपका, इसके जो खुले होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो मेन होल्स वगैरह होते हैं, जो पाइपलाइन वगैरह पड़ती है, इनका आईटीसी वाईटीसी मिलता है कि नहीं मिलता भैया जी? आईटीसी मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ सर, मिल तो जाता है इनका आईटीसी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भैया जी, बहुत ही अच्छी बात है, आप तो कतई जीनियस हो गए हो। ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनका आईटीसी अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, अच्छा 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 अच्छा, मिल जाता है, आईटीसी मिल जाता है, ठीक है। और दूसरा एक और सवाल मैंने आपसे पूछना था, ये बताओ कि जैसे मैं बात करूं आपसे इंश्योरेंस सेक्टर में जाकर, तो मैंने अमेंडमेंट क्लास के अंदर ना एक डेमो भी दिया था कि उसमें ये यहाँ पर होता है एक व्यक्ति जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ पर होता है अपना ये भैया जी एक लाइक वो व्यक्ति ऑथोराइज्ड सर्विस स्टेशन, ये आ गया गोल वाला, ये ऑथोराइज्ड सर्विस स्टेशन यहाँ पर दिख नहीं रहा क्या? हाँ देखिएगा, हाँ ये है अपना ऑथोराइज्ड सर्विस स्टेशन। और भैया जी ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है, यहाँ पर आकर नहीं दिख रहा भाई, कोई बात नहीं, ये दिखेगा, ये वो व्यक्ति है जिसकी की गाड़ी खराब हो गई थी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है इस व्यक्ति की। एक मिनट रुको जरा, है ना मेरे पास गाड़ी भी है,
ये रही गाड़ी। इस गाड़ी का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। अब ये गाड़ी कहाँ जाएगी? ऑब्वियसली बात है, ये गाड़ी जाएगी ऑथराइज सर्विस स्टेशन, यहाँ पर जाएगी। और यहाँ पर जाकर चूंकि इन्होंने इसको प्रीमियम ऑलरेडी दे रखा है पहले से, इन्होंने इनको प्रीमियम यहाँ पर भरा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब जो भी यहाँ पर रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा आएगा निकल के, तो वो सारा का सारा ये बेयर करके चलेगी, ठीक। अच्छा, तो ये यहाँ गए तो इन्होंने इससे बात करी कि भाई गाड़ी आई है करके, ₹1,00,000 का बिल बनेगा। इन्होंने कहा अप्रूव्ड, आप काम करो गाड़ी का और हम बिल आपको पे कर देंगे। गाड़ी ठीक हो जाती है, ठीक हो गई, गाड़ी वापस अपने घर चली जाती है और ये सर्विस स्टेशन और इस कंपनी के नाम पर अपना बिल रेज कर देता है, ठीक है। तो जो बिल रेज किया गया ₹1,00,000 का इस वाली गाड़ी की रिपेयरिंग के लिए, क्या इनको आईटीसी मिलेगा? यस, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि इसकी जो मुख्य इनकम है वो है प्रीमियम, जिस पर टैक्स भरना होता है, और इनका जो मुख्य खर्चा है वो है क्लेम्स। तो जो क्लेम है इसके ऊपर से यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है भाई, जो आईटीसी है वो मिल जाएगा। ये तो रही आपकी कैशलेस जो स्कीम होती हैं उनकी बात हो गई। अब आपसे बात करते हैं कि यार कुछ ऐसी होती है रीइंबर्समेंट मोड वाली भी होती हैं, कि जो गाड़ी है यहाँ ठीक हो गई, पहले ये ₹1,00,000 इनको देंगे और गाड़ी अपनी लेके चले जाएंगे, उसके बाद में फिर ये कंपनी इनको ₹1,00,000 रीइंबर्स कर देगी। बड़ा प्रश्न ये है कि ऐसे वाले केस के अंदर अल्टीमेटली ₹1,00,000 का लोड किसके ऊपर आया? अल्टीमेटली इसी के ऊपर आया ₹1,00,000 का लोड, क्योंकि माना कि इनिशियली इन्होंने दे दिए लेकिन इन्होंने इसको रिइंबर्स कर दिए, तो लोड इसके ऊपर आया। तो बिलिंग किसके नाम में करी जाएगी? ये इसके नाम में बिलिंग करेगी या इसके नाम में बिलिंग करेगी? साहब ये इसके नाम में बिलिंग कर देगी, अभी भी ये इसके नाम में बिलिंग करेगी, क्योंकि रिइंबर्समेंट मोड की पॉलिसी इन्होंने अप्रूवल दे रखी है। तो यहाँ से पैसा यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ बिलिंग कर दी जाएगी। तो यहाँ से यहाँ जो पैसा आया है, सर्विस स्टेशन वाले ऐसे ही मान के चलते हैं कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया है वाला, इन्होंने अप्रूवल से आया है, ठीक है, इनके नाम पर बिलिंग कर देंगे। तो जब बिलिंग कर दी जाएगी तो क्या उसका आईटीसी इनको मिल जाएगा? द आंसर इज यस, इनको इसका आईटीसी अवेलेबल करा दिया जाएगा। नेक्स्ट केस और निकल के आता है इसके अंदर, भला क्या? जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक की बात करी जाती है, ठीक है, ₹1,00,000 इसका खर्चा आना था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बोलती कि नहीं भैया ₹1,00,000 नहीं, हम सिर्फ 80,000 ही अप्रूव करके चलेंगे आपको। अब 80,000 अप्रूव करके चलेंगे तो 80,000 की बिलिंग यहां पर हो जाएगी, 20,000 की बिलिंग मजबूरन यहां पर करनी होगी, ठीक। तो वैसे वाले केस के अंदर आकर इनको आईटीसी कितना मिलेगा? 80,000 का ही आईटीसी। 80,000 के संबंध में जो बनता है, यानी कि 80,000 का 18% अगर हम निकालें, कितना टैक्स लगा होगा? 80,000 के संबंध में जो 14,400 बनते हैं उतने तक का ही आईटीसी इनको अवेलेबल करवाया जाएगा। एक और आखिरी क्वेश्चन बनता है, क्या भला भाई? मान लीजिए अगर ऐसा है कि इन्होंने खर्चा हुआ 1,00,000, इन्होंने 80,000 ही अप्रूव किया था, पर बाय मिस्टेक मान लीजिए पूरी ₹1,00,000 की बिल इनके नाम पे कर दी जाती है, तो क्या इनको ₹1,00,000 के रिस्पेक्ट में पूरा क्रेडिट मिल जाना चाहिए? जी नहीं, इनका जो क्रेडिट है वो 14,400 यानी कि 80,000 के संबंध में जो जीएसटी बनता था उतने तक ही रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। क्या ये क्रेडिट ले सकता है? नहीं, ये तो एंड यूजर था अपना, बेचारा ये कहाँ ले पाएगा, इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये मान लीजिए ले सकता होता तो जो ₹20,000 था जो लोड इसने लिया है उसका यहाँ पर ले सकता था, अदरवाइज नॉर्मल केस में नहीं ले सकता है। तो ये थी अपनी कुछ इस तरह की बातें। अच्छा, मान लो कार पूरी ही खत्म हो जाती, तो कार पूरी ही खत्म हो जाती, डेड लॉस, ₹10,00,000 की कार थी यहां पर आकर, ठीक है, और अब कार का रह गया सिर्फ स्क्रैप, मलबा रह गया, ₹50,000 का मलबा है, 10 लाख की थी, और कंपनी पूरे के पूरे ₹10,00,000 इनको यहां पर पे कर देती है। अब पूरे के पूरे 10 लाख पे कर दिए तो स्क्रैप किसका हुआ? स्क्रैप कंपनी का हुआ। ऐसे वाले केस के अंदर अगर कंपनी स्क्रैप को आगे बेचती है ₹50,000 में, तो बताइए उस केस में जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? यस सर, डेफिनेटली जीएसटी आ जाएगा, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस तो नहीं, लेकिन बिजनेस संबंधी एक्टिविटी जरूर है। तो एबीसी टेस्ट पूरा हो जाएगा और ये सप्लाई बनेगा, सप्लाई बनकर इस पर जीएसटी भी अपना लगा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। लेकिन अगर मान लीजिए 10 लाख की कार थी, 50,000 का स्क्रैप बचा हुआ है और ये इनको सिर्फ ₹9.5 लाख ही देते हैं, यानी कि स्क्रैप तुम ही रखो भैया अपने पास, मगर स्क्रैप इन्हीं के पास में रह जाता है। ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, एंड यूजर नहीं है, और ये 50,000 में स्क्रैप को बेच देते हैं। अगर ये 50,000 में स्क्रैप को बेच देते हैं तो वैसे वाले केस के अंदर आकर इनके एंड पर कोई किसी प्रकार की जीएसटी की बात नहीं करी जाए, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। वैसे वाले केस के अंदर जाकर मालिक बात कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद भैया जी भगवान झूठ ना बुलाए, एक बात बताइए यार, एक क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या भला? देखिए, जो आपका होता ना आईटीसी बुक करना जो रहता है, आपने जो आईटीसी बुक करना रहता है वो होता है अपना कुछ वैसे करके कि जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मैं बताऊं आपको मुझे क्वेश्चन याद आता है, मैं ये निकालता हूं यहां पे। हाँ चलो जी, उतरो नीचे अब तो।
तुम भी चलो, तुम तो यहाँ आ जाओ, चलो इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ जी, तुम चलो यहाँ, ओके जी। क्वेश्चन हमारा ये था यार, लास्ट डेट को लेकर था। 8वें पॉइंट पे हमारे क्वेश्चन है छोटा सा, लास्ट डेट जो होती है बुक करने की, लास्ट डेट टू बुक द ITC 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट दैट इज इन विच, जिसमें कि इनवॉइस वाज इशूड, इनवॉइस या डेबिट नोट वाज इशूड, मतलब जिस साल में इनवॉइस या डेबिट नोट इशू किया जाता है उसके अगले साल में। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर आओ, सपोज़ कीजिए भैया जी आपने अपना जो इनवॉइस है या जो डेबिट नोट है वो अपना यहाँ पर इशू कर दिया है, ये है अपना फाइनेंशियल ईयर 24-25, ठीक है। तो यहाँ इसकी जो लास्ट डेट पड़ेगी ITC को बुक करने की, वो पड़ेगी जो 30 नवंबर 30/11/2025, और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर दैट विल बी द लास्ट डेट, वो यहाँ पर आकर बन जाती है, ठीक है। यस सर। अब ये तो रही बात उस केस के अंदर कि सप्लायर आपका ये रहा और रेसिपिएंट आपका ये रहा, और सप्लायर ने अपना ये बिल यहाँ पर दे दिया था। लेकिन एक प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हुई कि सप्लायर मान लो यहाँ है और रेसिपिएंट यहाँ है, और मैटर है सेल्फ इनवॉइसिंग का। तो अब चूंकि आपकी ये जो लास्ट डेट है ये डिपेंड कर रही है कि इनवॉइस कब इशू किया गया था। तो चूंकि इस नॉर्मल केस के अंदर ये इनवॉइस सप्लायर ने इशू किया था, तो सप्लायर के कंट्रोल की एक चीज को पकड़ के इसकी लास्ट डेट यहां पर सेट कर दी गई, क्योंकि ये इनवॉइस को मैनिपुलेट नहीं करेगा, टाइमली इनवॉइस इशू करेगा वरना फंसेगा खुद से, तो इसका वर्डिक्ट कर दिया यहां पर आकर। लेकिन अगर इनवॉइस भी इसी के हाथ की चीज है अगर, तो इनवॉइस को ये इशू ही ना करे। मान लो ये इशू करता है 2 साल बाद, अगर ये 2 साल बाद इशू करता है तो फिर यहां पर इनवॉइस इशू हुआ, और इनवॉइस अगर यहां से इशू हुआ तो इसकी जो लास्ट डेट पड़ेगी वो एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब जितनी मर्जी चाहे ये अपनी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर सकता है। तो पॉइंट ये है कि ये जो लास्ट डेट काउंट की जाए इस बार, क्योंकि भाई सेल्फ इनवॉइसिंग की आरसीएम का मैटर ITC तो पक्का मिलेगा, तो ITC के लास्ट डेट कैसे काउंट करी जाए। तो इस केस में इनवॉइस की डेट को ही मानना सही रहेगा, या फिर जब सप्लाई आपको मिल गई थी, जब सप्लाई आपको मिल गई थी वहां से आप इसे देखेंगे कि भाई उसके अगले साल को ही लास्ट डेट बनाया जाए, क्या रहे कहते हो। तो यहां पर कहा गया कि देखिए सर्कुलर बोर्ड का बोलता है कि देखिए हम लॉ को चेंज नहीं कर सकते, जो वर्डिंग्स हम उन्हीं पर रिलाई करके चलेंगे। ये भले ही 2 साल बाद इनवॉइस रेज कर रहा है, तो हाँ हमने माना कि डेफरमेंट इसका हो जाएगा, बहुत लंबे समय तक, देर पॉइंट तक ये अपना ITC ले सकता है, लेकिन यहां पर हम कुछ नहीं कर सकते, नियम यहां पर भी सेम चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनवॉइस के हिसाब से ही लास्ट डेट सेट की जाएगी। बट हाँ इतना जरूर है कि चूंकि इसने ये लेट इनवॉइसिंग अपनी यहां पर आकर करी है, इसके चलते हुए लेट इनवॉइसिंग के चलते हुए मालिक इसको यहां पर एक पेनल्टी लगाई जाती है। पेनल्टी का सी एंटर में तो नहीं पढ़ने को मिलता, फाइनल लेवल पे आता है 122, पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 में यहां पर लगाई जाती है कि 10,000 रुपी, और जो भी टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व है मान लो 18,000 रुपये का, विच एवर इज हायर, जो भी अधिक है वो यहां पर अपना लगा दिया जाता है। या मोटा मोटी मान के चलो, अब इसको भी छोड़ो, मोटा मोटी ये देख के चलो कि यहां पर जो पेनल्टी पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, 100% ऑफ टैक्स अमाउंट, जितने की टैक्स डिवीजन आप था, जितने का या ITC था कह लीजिए, या जितने का भी GST इन्वॉल्व था, उतने तक की यहां पर पेनल्टी लग जाती है। तो क्या फायदा कर लिया आपने ये लेट इनवॉइसिंग करके। तो इसलिए चूंकि पता है कि यहां पर पेनल्टी उतने ही अमाउंट की, इतना ITC लोग उतने अमाउंट की पेनल्टी है यहां पर आकर, तो कोई ऐसा करेगा नहीं जानबूझकर। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो नियम है इनवॉइस को देखकर ही लास्ट डेट हम तय करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसकी शक्ल देखकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, ऐसे यहां पर है कि हम भी इनवॉइस की शक्ल देखकर ही अपनी लास्ट डेट सेट करेंगे ITC बुक करने की। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे।